अगर आज हम टाटा का नाम सुनते हैं तो सिर्फ एक कंपनी का नहीं बल्कि एक पूरी लेगेसी का नाम सुनते हैं। एक ऐसी लेगेसी जो सिर्फ एक व्यक्ति के सपने से शुरू हुई थी। हाँ, सर जमशेदजी टाटा के सपने से। आज टाटा ग्रुप 100 से भी ज़्यादा देशों में बिजनेस करता है। टाटा ने इंडियन स्टील, पावर, एजुकेशन और लग्जरी इंडस्ट्रीज़ को बनाया है। लेकिन ये कहानी शुरू कहाँ से हुई? कैसे एक आदमी ने ब्रिटिश रूल के टाइम पे इंडिया के इंडस्ट्रियल फ्यूचर की बुनियाद रखी। आज हम जानेंगे सर जमशेदजी टाटा की कहानी को एक्सप्लोर करते हुए कि एक विजनरी की कहानी जो अपने लाइफ में एक भी स्टील प्लांट बना तो ना सके, लेकिन उनका सपना आज इंडिया की रियलिटी है। 1850s का इंडिया, ब्रिटिश रूल अपने पीक पर था। इंडियन सिर्फ रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहे थे और ब्रिटिशर्स अपनी इंडस्ट्रीज से पैसा बना रहे थे। उन्हीं रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करके अंधा पैसा छापा जा रहा था। लेकिन इसी दौरान गुजरात के एक छोटे से शहर में नवसारी में एक लड़के का जन्म हुआ जो एक दिन इंडिया का पहला इंडस्ट्रियल एम्पायर खड़ा करने वाला था। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सर जमशेदजी टाटा की। 3 मार्च 1839 या फिर 3 मार्च 1839 को नवसारी में गुजरात में एक पारसी फैमिली में उनका जन्म हुआ। उनके फादर नुसरवान जी टाटा एक स्मॉल स्केल बिजनेसमैन थे। जमशेदजी टाटा का बचपन से ही बिजनेस में बहुत सी रुचि थी। 1858 यानी 1858 में जमशेदजी टाटा सर बॉम्बे आते हैं और एल्फिंस्टन कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। डिग्री कंप्लीट होने से पहले ही उनके पापा उनको अपने बिजनेस में इन्वॉल्व कर लेते हैं। नुसरवान जी टाटा का एक छोटा सा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस था जो चाइना और यूके में कॉटन बेचा करता था और वो लोग अफीम वगैरह की भी ट्रेडिंग कर लेते थे। 1860s में अमेरिकन सिविल वॉर शुरू हुई और कॉटन की डिमांड एकदम से स्काई रॉकेट कर गई, पीक कर गई। जमशेदजी टाटा सर ने इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाया और कॉटन ट्रेड में बहुत बड़ा मुनाफा कमाया। 1868 यानी 1868 में अपनी सेविंग्स और फादर के सपोर्ट से टाटा एंड सन्स की शुरुआत की। ये सिर्फ एक कंपनी नहीं थी बल्कि एक विजन था। जमशेदजी टाटा सर का एक ही सपना था, एक ऐसे भारत को बनाना जो सिर्फ रॉ मटेरियल्स ना एक्सपोर्ट करे बल्कि अपनी खुद की इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश करे। कॉटन ट्रेडिंग से पैसा कमाने के बाद जमशेदजी टाटा सर टेक्सटाइल इंडस्ट्री में एंट्री लेते हैं। 1874 यानी 1874 में नागपुर में वो एम्प्रेस मिल की शुरुआत करते हैं, इंडिया की पहली मॉडर्न टेक्सटाइल मिल। सब लोग सोच रहे थे कि ये मिल बॉम्बे में बनेगी, लेकिन जमशेदजी टाटा सर ने नागपुर को चूज़ क्यों किया जबकि बॉम्बे में तो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ थी? उन्होंने नागपुर को इसलिए चूज़ किया क्योंकि कोल माइन और कॉटन फील्ड बहुत पास में थी और ब्रिटिश मोनोपोली को तो तोड़ना ही था, वो सब बॉम्बे में बैठे थे। इंडिया में नए इंडस्ट्रियल हब्स को भी क्रिएट करने का उनका बहुत बड़ा प्लान था। जमशेदजी टाटा सर ने सिर्फ एक टेक्सटाइल मिल नहीं बनाई, उन्होंने इंडिया के इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की शुरुआत की, बुनियाद रखी। एम्प्रेस मिल्स के सक्सेस ने टाटा ग्रुप की फाउंडेशन रखी। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी, आगे आगे देखो होता है क्या। अब जमशेदजी टाटा सर का सपना था एक स्टील प्लांट, एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, एक वर्ल्ड क्लास एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और तो और एक वर्ल्ड क्लास लग्जरी होटल बनाना। हर ब्रिटिश होटल के बाहर उस टाइम पे लिखा होता था कि इंडियंस एंड डॉग्स नॉट अलाउड। जमशेदजी टाटा उनको मुंह तोड़ जवाब देना चाहते थे। लेकिन क्या जमशेदजी टाटा के सारे सपने पूरे हो सके? क्या ब्रिटिशर्स उनको इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का हिस्सा बनने देंगे? जमशेदजी टाटा सर सिर्फ एक बिजनेसमैन तो बिल्कुल नहीं थे। उनका मिशन था ब्रिटिश राज की मोनोपोली को तोड़ना और एक नए इंडस्ट्रियल भारत की नींव रखना। 19वीं सेंचुरी के आसपास तक भी इंडिया सिर्फ रॉ मटेरियल सप्लाई करता था, फिनिश गुड नहीं बनाता था। ब्रिटिश मिल्स इंडिया के कॉटन ले जाकर यूके में प्रोसेस करती थी और फिर वही कपड़ा महंगे प्राइस पर इंडिया में बेचा जाता था। इंडियन ट्रेडर्स और बिजनेसमैन को कोई सपोर्ट नहीं मिलता था और ब्रिटिश पॉलिसीज हमेशा उनके अगेंस्ट ही खड़ी होती थी। जब जमशेदजी टाटा सर ने एम्प्रेस मिल की शुरुआत की थी, ब्रिटिशर्स ने जम के अपोज किया था। फंडिंग तो उनको बिल्कुल नहीं मिल रही थी क्योंकि ब्रिटिश बैंक्स इंडियन बिजनेसमैन को वैसे भी लोन नहीं देते थे। टेक्नोलॉजी और मशीनरी भी यूके से इंपोर्ट होती थी जो ब्रिटिश फैक्ट्रीज को पहले प्रायोरिटी दिया करती थी। लेकिन यहाँ जमशेदजी टाटा ने एक स्मार्ट मूव खेला, इंडियन इन्वेस्टर से फंडिंग ली ताकि ब्रिटिश कंट्रोल से फ्री रहा जा सके। वेस्टर्न टेक्निक्स को अडॉप्ट किया, लेकिन इंडियन वर्कफोर्स को ट्रेन करते हुए कॉस्ट कटिंग और बेटर मैनेजमेंट की वजह से ब्रिटिश मिल्स से सस्ता और उनसे भी बेहतर कपड़ा बनाना शुरू कर दिया। जमशेदजी टाटा सर को समझ आ गया था कि सिर्फ टेक्सटाइल नहीं, इंडिया को एक स्ट्रॉन्ग स्टील और इंडस्ट्रियल बेस बनाना चाहिए। 1880s के टाइम पे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा इंडिया में स्टील इंडस्ट्री तो इम्पॉसिबल है, नो स्किल्ड इंजीनियर्स, नो टेक्नोलॉजी, नो इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन जमशेदजी टाटा हार मानने वाले में से बिल्कुल नहीं थे, उन्होंने इनको मुंह तोड़ जवाब। जमशेदजी टाटा सर ने फॉरेन एक्सपर्ट्स को हायर किया और तो और उनको इंडिया में स्टील प्लांट एस्टैब्लिश करने के लिए इंस्पायर किया। और हर बार की तरह ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा था, लेकिन फिर भी उन्होंने रिसर्च जारी रखी। उन्होंने जर्मनी और यूएसए में जाकर देखा कि वहाँ के स्टील प्लांट्स कैसे बन रहे हैं,
प्रोडक्शन कैसे हो रहा है, मशीनरी क्या यूज़ हो रही है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इंडिया के रिसोर्सेज को मैप करना शुरू कर दिया, कहाँ अच्छे आयरन ओर मिलेंगे, कहाँ प्लांट सेटअप होगा, वगैरह वगैरह। एक तरफ ब्रिटिश गवर्नमेंट उनकी राह में रुकावट डाल रही थी और दूसरी तरफ जमशेदजी टाटा अपने ही कंट्री के लिए लड़ रहे थे। जमशेदजी टाटा सिर्फ एक बिजनेसमैन तो बिल्कुल नहीं थे, विजनरी थे। उन्होंने एक ऐसे भारत का सपना देखा जो ब्रिटिश राज के कब्जे से आगे बढ़कर अपनी इंडस्ट्रियल और साइंटिफिक पहचान बना सके। और इनके सिर्फ एक नहीं 4 बड़े सपने थे जो इंडिया को हमेशा के लिए बदल के रखने वाले थे। सबसे पहला सपना, इंडिया की पहली स्टील इंडस्ट्री होना। ब्रिटिशर्स ने कहा इंडिया में स्टील बनना तो इम्पॉसिबल ही है, लेकिन जमशेदजी टाटा को पता था कि अगर इंडिया को मॉडर्न बनना है तो उसको अपना स्टील बनाना पड़ेगा। उन्होंने जर्मनी और अमेरिका के स्टील प्लांट्स देखे और वहाँ की टेक्नोलॉजी समझी। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जम के अपोज किया। कोई स्किल्ड इंजीनियर्स भी मिल नहीं रहे थे, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं थे, रोड्स भी नहीं थे और इलेक्ट्रिसिटी जो स्टील प्लांट के लिए नेसेसरी है वो भी नहीं। जमशेदजी टाटा सर ने फॉरेन एक्सपर्ट को हायर किया और बेस्ट आयरन ओर लोकेशंस ढूंढी। ओडिशा और झारखंड के ट्राइबल एरियाज में आयरन ओर मिला और उन्होंने वहाँ स्टील प्लांट सेट करने के लिए प्लान बना लिया। और 1907 में दोराबजी टाटा सर ने उनका स्टील प्लांट शुरू भी कर दिया था, इंडिया का सबसे पहला और सबसे बड़ा स्टील प्लांट, टिस्को नाम से। टिस्को का फुल फॉर्म था टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। टाटा स्टील ने इंडिया को सेल्फ सफिशिएंट तो बनाया ही और ब्रिटिश से डिपेंडेंस हद से ज़्यादा कम कर दी। आज ये दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनीज में से एक है और इसको आज हम टाटा स्टील से जानते हैं, ना कि टिस्को। और उनका सेकेंड ड्रीम था वर्ल्ड क्लास एजुकेशन इंस्टीट्यूट बनाना, IISc, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। जमशेदजी टाटा सर चाहते थे कि इंडिया में एक वर्ल्ड क्लास साइंटिस्ट और इंजीनियर्स बने। ब्रिटिश रूल के टाइम पे सिर्फ क्लर्क्स और अकाउंटेंट्स प्रोड्यूस हो रहे थे, लेकिन साइंटिस्ट और रिसर्चर बिल्कुल नहीं। उनका सपना था कि एक ऐसी यूनिवर्सिटी बनाए जो इंडिया को टेक्नोलॉजी और साइंस में आगे लेके जाए। फंडिंग का तो बहुत ही ज़्यादा इशू था एज यूजुअल, क्योंकि गवर्नमेंट से कोई सपोर्ट नहीं था। उस टाइम पे ब्रिटिश गवर्नमेंट ही थी। ब्रिटिश लोग चाहते थे कि इंडिया में एडवांस साइंटिफिक रिसर्च कभी ना हो। जमशेदजी टाटा सर ने एक बड़े एंडोमेंट फंड का आइडिया दिया और अपनी प्रॉपर्टी का एक हिस्सा डोनेट भी कर दिया। उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट और इंडियन इंटेलेक्चुअल से सपोर्ट मांगा। स्वामी विवेकानंद भी उनके साथ खड़े हो गए, उनका साथ देने लगे और उन्होंने इस ड्रीम को स्ट्रॉन्ग बनाया। 1909 में IISc बेंगलोर में एस्टैब्लिश हुआ, जो आज भी इंडिया का टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट है। आज यहाँ से निकले साइंटिस्ट नासा और इसरो और तो और दुनिया भर में इंडिया का नाम रोशन कर रहे हैं। और उनका थर्ड ड्रीम, इंडिया का हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर रिवॉल्यूशन, यानी खुद का हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट बनाना। जमशेदजी टाटा सर ने देखा कि इंडिया में इंडस्ट्रीज और सिटीज़ को इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ेगी आगे। उस टाइम पूरे बॉम्बे में सिर्फ कोल और केरोसिन के लैंप्स पर चल रहे थे। उनका सपना था इंडिया का पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बनाने का। ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने तो हर बार की तरह अपोज किया ही, क्योंकि उनका पावर सिस्टम हद से ज़्यादा आउटडेटेड था। कोई भी इंडियन कंपनी ने पहले कभी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट नहीं चला चुकी है। जमशेदजी टाटा सर ने वेस्टर्न घाट्स और महाराष्ट्र के रिवर्स को स्टडी करना शुरू कर दिया रिस्क लेते हुए, क्योंकि इससे पहले किसी ने कभी भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट नहीं बनाया, एटलीस्ट इंडिया में तो। और 1915 में बॉम्बे को पहली बार हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर मिली सर दोराबजी टाटा के अंदर। आज टाटा पावर इंडिया की सबसे बड़ी प्राइवेट इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडर में से एक है। मुंबई की इंडस्ट्रीज और सिटीज़ का मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर इसी वजह से पॉसिबल हो पाया है। और फोर्थ ड्रीम पे आते हैं, द ताजमहल पैलेस, इंडियाज़ फर्स्ट लग्जरी होटल, द ग्रैंड ताजमहल पैलेस। ब्रिटिश होटल सिर्फ गोरे लोगों के लिए होते थे और इंडियंस अलाउड नहीं थे। जमशेदजी टाटा सर ने डिसाइड किया एक ऐसा होटल बनाएंगे जो ब्रिटिश होटल से भी ज़्यादा ग्रैंड होगा। एक ऐसा लग्जरी होटल जो सिर्फ इंडिया का नहीं, दुनिया का बेस्ट होटल हो। बहुत महंगा प्रोजेक्ट था और लोगों को डाउट था कि ये चलेगा या नहीं। ब्रिटिश टूरिस्ट इसे बॉयकॉट कर दे तो, क्योंकि वो अपने होटल्स को प्रेफर करेंगे। फिर भी जमशेदजी टाटा ने हार नहीं मानी। सोचे एक रिस्क लेके देखते हैं। ताजमहल पैलेस होटल का डिज़ाइन पेरिस और लंदन के बेस्ट आर्किटेक्ट्स ने बनाया। ये बॉम्बे का पहला होटल था जो इलेक्ट्रिसिटी, एलिवेटर्स और लग्जरी फीचर के साथ लॉन्च हुआ। 1903 में ये ऑफिशियली ओपन तो हो गया, बट सरप्राइज की बात ये थी कि ब्रिटिशर्स भी यहाँ आने लगे थे। आज ताजमहल पैलेस एक इंडिया का प्राइड सिंबल है। 2008 में मुंबई अटैक्स के बाद जब ये होटल पे अटैक हुआ था, तब पूरा इंडिया इसके साथ खड़ा था। आज ये एक दुनिया की टॉप लग्जरी होटल्स में काउंट होता है। ये 4 सपने सिर्फ एक आदमी के विजन नहीं थे, बल्कि ये एक नए भारत की कहानी थी जो ब्रिटिश राज से आज़ादी के लिए तैयार हो रहा है। 1900 जमशेदजी टाटा अब तक एक नेशनल हीरो बन चुके थे। ब्रिटिशर्स भी उनके इंडस्ट्रियल विजन की तारीफ करने लग गए थे, लेकिन उनके सपने अभी भी अधूरे थे। टाटा स्टील का प्लान रेडी था, IISc की फाउंडेशन भी बन चुकी थी और ताज होटल भी कंस्ट्रक्शन में था, लेकिन इन सपनों को पूरा होने में अभी भी बहुत समय था। आगे की कहानी सुनने से पहले सोचिए बस एक पल के लिए, एक आदमी जो ब्रिटिशर्स के रूल में एक नए इंडिया का सपना देख रहा था, जो एक ऐसे भारत की सोच रख रहा था जो अपने ताकत पर खड़ा हो सके। क्या ये आसान था? 1904 में जर्मनी के बैड नोहेम सिटी में 65 ईयर्स की उम्र में जमशेदजी टाटा सर की डेथ हो गई।
मैं भारत को एक इंडस्ट्रियल पावर बनता देखना चाहता था। ये उनके आखिरी शब्दों में से एक शब्द थे। पूरे भारत में एक शोक की लहर उठी थी। इंडस्ट्रियलिस्ट कहने लगे थे अगर टाटा नहीं होते तो इंडिया कभी इंडस्ट्रीज डेवलप ही नहीं कर पाता। ब्रिटिश न्यूज़पेपर भी उनकी तारीफ कर रहे थे। अ मैन हु बिल्ट एन एम्पायर इन अ लैंड वेयर नन थॉट इट इज़ पॉसिबल, ऐसी ऐसी हेडलाइंस बन रही थी। उनके मौत के बाद क्या हुआ? दोराबजी टाटा सर और रतन टाटा सर ने उनका विजन पूरा करना अपना मिशन समझ लिया। 1907 में टाटा स्टील का फाउंडेशन हुआ। 1911 में IISc बेंगलोर में फुल्ली ऑपरेशनल हो गया था। 1915 में टाटा पावर ने बॉम्बे में पहली बार इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की थी और आज टाटा ग्रुप दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस एम्पायर में से एक है। और तो और टाटा ग्रुप एज अ होल रिलायंस इंडस्ट्रीज से भी बड़ा है। इंडिया लार्जेस्ट बिजनेस ग्रुप है टाटा ग्रुप। जमशेदजी टाटा सर ने एक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की नींव रखी थी जो आज भी इंडिया का बैकबोन है और यही एक विजनरी लीडर की पहचान होती है। नेक्स्ट एपिसोड होगा दोराबजी टाटा सर के बारे में, द मैन हु एक्सपैंडेड अ लेगेसी। बट अभी भी वीडियो बाकी, क्लोज करने से पहले सुन के जाओ। एक आदमी जो सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं था बल्कि एक सपने देखने वाला विजनरी था। इंडिया का सबसे पहला स्टील प्लांट एस्टैब्लिश करना हो, एक वर्ल्ड क्लास एजुकेशन इंस्टीट्यूट का विजन हो या फिर एक लग्जरी होटल जो आज भी इंडिया का प्राइड है। जमशेदजी टाटा सर ऐसे ही सपने देखते थे जो उस समय कोई सोच भी नहीं सकता था। अगर आज इंडिया एक इंडस्ट्रियल सुपर पावर है तो उसका क्रेडिट कहीं ना कहीं उनके इन्हीं विजन को जाता है। जमशेदजी टाटा सर ने एक विजन तो रखा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उस विजन को रियलिटी बनाने वाले कौन इंसान थे? अगला एपिसोड होगा दोराबजी टाटा के बारे में, जिन्होंने टाटा स्टील को दुनिया के इंडस्ट्रियल मैप में लाया, जिन्होंने इंडिया में पहली बार ओलंपिक्स में भेजा और जो ब्रिटिश राज के दौर में एक इकोनॉमिक रिवॉल्यूशन लेके आए। अगर आपको ये कहानी इंस्पायरिंग लगी हो तो लाइक करें और इस सीरीज़ का पार्ट 2 और अगले एपिसोड जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें, बेल नोटिफिकेशन दबाते हुए। कमेंट करें क्या जमशेदजी टाटा का विजन आज भी रिलेवेंट है, आपके थॉट्स क्या है इसके ऊपर। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। राधे राधे, टेक केयर।